वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुषाण साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। ये अपना लेक्चर 17वां होगा। कुषाण वंश। कुषाण वंश को यूची तोचेरियन भी कहा जाता है। इनका जो समय था 33 ईस्वी से 132 ईस्वी तक माना गया है। जो यूची कबीला था ये 5 भागों में बटा हुआ था। 5 भागों में बटा हुआ था। तो पांच भागों में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया था। इन यूची या कुषाणों का जो मूल निवास स्थान माना जाता है वो चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कुषाणों के इतिहास की जानकारी हमें चीनी ग्रंथों से मिलती है। कुषाणों की जो वास्तुवाद की जानकारी हम प्राप्त करना चाहिए तो हमें चीनी ग्रंथों से इनके बारे में इस पर जानकारी प्राप्त होती है। और हमारे डॉक्टर DC सरकार के अनुसार कुषाण युग भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तक काल है। ये युग परिवर्तक काल माना जाता है। भारतीय इतिहास में युग परिवर्तक काल माना गया है। कुषाण साम्राज्य के बारे में इस मैप में बताया गया है। जो इनका मूल स्थान चाइना के अंदर था। तुर्किस्तान तुर्फान ये जो क्षेत्र था यहाँ से कुषाण या मूल रूप से यहाँ निवास करते थे। और फिर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये बैक्टीरिया सोरकोटल बेग्राम इनकी राजधानी पामीर फरगाना और हिंदू कुश पर्वत के पास का क्षेत्र सकेता साकेत मथुरा इनकी राजधानी थी। और बेग्राम इनकी राजधानी स्टार का चिन्ह दे रखा है। ये साम्राज्य इस क्षेत्र में फैला हुआ था। और ये जो क्षेत्र था इनका साम्राज्य सातवां जो साम्राज्य इसमें बताया गया उससे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक हुए और उनकी उपलब्धियां है उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुजुल कडफिसिस जी फर्स्ट। ये प्रथम शासक था, संस्थापक था इस वंश साम्राज्य का। इसका जो समय था 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक माना गया है। अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। ये कबीला था। इस कबीले की जो कबीला था ये छोटा सा कबीला था। तो इसने एक साम्राज्य स्थापित करने किया वो था कुजुल कडफिसिस। इसने अपने जाति के गौरव को बढ़ाया। जो कबीले के रूप में जातियाँ निवास कर रही थी उसको कबीले से ऊपर उठाया इसने दक्षिणी अफगानिस्तान के अंदर साम्राज्य स्थापित किया। काबुल कंधार पार्थिया के एक भाग को राज्य में मिला लिया। जो उन क्षेत्रों के एक भाग को भी अपने राज्य में मिला लिया। और इसने जो भारत में वैदिक धर्म था उसको स्वीकार कर लिया। क्यों क्या आपको मालूम है वैदिक धर्म स्वीकार करने से यहाँ के जो लोग थे जनता थी इनसे इससे प्रभावित हो गई। इसने वैदिक धर्म स्वीकार करने से यहाँ की जनता इससे प्रभावित हुई। इसने जो रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए। रोमन साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे उनकी देख के और इन्होंने खुद ने भी तांबे के सिक्के ढलवाए और महाराज राज की उपाधि धारण की। सामने जो तांबे का सिक्का दिया गया है ये कुजुल कडफिसिस ने बनवाया था। ऊपर वाला सिक्का है ये एक प्रमुख राजा था। इसने कबीले से राज्य स्थापित किया। इसके बाद सेकंड जो शासक था वो था भीम कडफिसिस जो 65 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी तक का इसका शासनकाल माना जाता है। भारत के विशाल क्षेत्र में इसका राज्य था। इसने भारत के विशाल क्षेत्र में राज्य स्थापित किया था। ये शैव मत का अनुयायी था। ये शैव मत का अनुयायी माना जाता है। इसने शैव मत को स्वीकार किया क्योंकि इसने अपनी मुद्राओं पर त्रिभुज त्रिशूलधारी व्याघ्र चर्माग्री नंदी आभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इनसे ये मालूम पड़ता है कि ये शिव मत का अनुयायी था। उनके सिक्कों में त्रिभुज की जो आकृति है इससे ये सिद्ध हो गया कि ये वैदिक धर्म के अंदर जो शिव मत था हमारे देश के अंदर भारत में शिव मत था उसको स्वीकार किया। शिव वैष्णव मत उस समय ज़्यादा थे तो शिव मत का ये अनुयायी माना जाता है। और इसने पहली बार सोने के सिक्के चलाए यानी सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के इसने चलाए थे भीम कडफिसिस ने। उससे पहले जो शासक कुजुल कडफिसिस ने तांबे के सिक्के चलाए और इसने सोने के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ये भी प्रमुख राजा था और वैदिक धर्म इसने स्वीकार किया था।
इससे हमारी जनता इनसे प्रभावित हुई। और इसके बाद में जो प्रमुख राजा माना जाता है इनका, इस साम्राज्य का, वो था कनिष्क। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संघ थी। ये बौद्ध धर्म को अनुयायी भी था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को भी महत्व दिया था, मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में। इसने सब कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संघ थी। 3 बौद्ध संगीत इससे पहले हो चुकी थी। जो चौथी बौद्ध संगीत इसने करवाई थी कनिष्क ने, तीसरी करवाई थी अशोक ने। और सबसे पहले जो बौद्ध संगीत कालाशोक, उसने अजातशत्रु ने सबसे पहले करवाई थी, फिर कालाशोक ने कराई, फिर अशोक ने करवाई। तो इस प्रकार ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीति का मतलब होता है कि बौद्धों के भिक्षुओं को, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक महाआयोजन किया जाता है जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम है, धर्म नीतियाँ, उनका सबका वो किया जाता है। नीतियों के बारे में समीक्षा की जाती है, बौद्ध धर्म की उपलब्धियाँ बताई जाती है, उनके नियम, जो धर्म की नीतियाँ है, वो सब के बारे में चर्चा की जाती है, साहित्यों का संकलन किया जाता है। इसकी जो प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 2 राजधानियाँ, इसी जो सबसे पहले राजधानी बनाई उन्होंने पेशावर पुरुषपुर बनाई, और दूसरी राजधानी क्या थी इसकी, मथुरा को दूसरी राजधानी बनाई थी कनिष्क ने। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसने एक नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा, इसी शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय संवत के अंदर हमारा जो कैलेंडर है उसमें सम्मिलित किया गया, शक संवत चलाया गया है, उसको सम्मिलित किया गया। कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर वहाँ पे कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने कासगढ़, यारकंद और खोतान पर विजय प्राप्त की। जो भारत के बाहर क्षेत्र थे, खोतान, जिसे बृहत्तर भारतीय माना जाता है, इन क्षेत्रों को बृहत्तर भारत माना जाता है, यहाँ के शासक वहाँ जाके अपना साम्राज्य स्थापित किया दक्षिणी एशिया के अंदर। वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत क्षेत्र ये आपको याद रखना। बृहत्तर भारत किसे कहा गया है, दक्षिणी एशिया के जो देश है, जैसे खोतान, यारकंद, कंबोडिया, या आपने सुना होगा कंबोडिया, यूची। तो यहाँ खोतान में इसने विजय प्राप्त की थी कनिष्क ने। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। ये सामने जो मूर्ति है ये कनिष्क की खड़ी मुद्रा में मूर्ति अंकित की गई है। वहाँ पे सोने की मुद्रा मिली, तो कनिष्क ने भी सोने की मुद्रा जारी की थी, डलवाई थी। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोंगा और भारी बूट पहने हुए है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे। तो एक बहुत बड़े घुटने तक चोंगा और भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया। ये बलि भी इसमें एक सिक्का है, तांबे का सिक्के थे, उसमें कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया। ये बलि भी देते थे, इसके बारे में बताया गया है। ये सामने जो मूर्ति है मथुरा के अंदर मिली थी, जो इसमें बड़े बूट ये दिखाया गया, लंबा चोंगा पहनता था पूरा, तो ये पहने हुए हैं। तो ये मूर्ति ये कनिष्क की है, तो ये खुदाई के अंदर मिली। और इसके बाद आता है कुषाण वंश के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ। कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक थे उनकी कुछ उपलब्धियाँ क्या थी। कनिष्क वही चीज़ है जो पहले मैं बताया, तो इसमें आगे देखेंगे हम कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क के अंदर बहुत विद्वानों का आश्रयदाता था, उनका सम्मान करने वाला था। तो इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ। नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, आप ध्यान रखो, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया था। और चरक जो एक महान चिकित्सक थे वो भी इनके दरबार में विद्यमान थे। और खुद कनिष्क भी साहित्य रचना करता था। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 ग्रंथों का उसने खुद ने लेखन किया था। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कनिष्क था खुद भी साहित्य लिखने का वो था, तो उसने 3 ग्रंथ रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये ग्रंथ लिखे थे। धर्म की महायान शाखा, धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बुद्धि और प्रचार कनिष्क के समय हुआ था।
बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बुद्ध में उसका जो प्रचार वो कनिष्क के समय में हुआ था। हैनसांग के विवरण जो चीनी आते था, हैनसांग हैनसांग के विवरण में चीनी ग्रंथ से प्रकट होता है कि जो गांधार कनिष्क के अधीन था, उसमें लिखा हुआ है ग्रंथ में कि गांधार भी कनिष्क के अधीन ही था, गांधार भी कनिष्क की सत्ता स्थापित थी। इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से अधिक प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम संवत कहलाता है। आज भी ये संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी कनिष्क को हम ज़्यादातर दो उसके जो महत्वपूर्ण कारण थे वो मैंने आपको बताया। पहला है उसने 78 ईस्वी में संवत चलाया जो शक संवत कहला, जो अब भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में किया जा रहा है हमारे कैलेंडरों में। और दूसरा उसने क्या किया था, वैदिक धर्म को स्वीकार करने के अलावा उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किया था। इस दो कारणों से कनिष्क को इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है। उसके दरमियान बौद्ध विद्वान थे मैंने बताया, और जो बौद्ध विद्वान थे वसुमित्र अश्वघोष, इनको उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदवी प्रदान किए। हविष्क, इसके बाद कनिष्क के बाद जो शासक माना जाता है वो जो अगला शासक था इस वंश का वह है हुविष्क। हुविष्क 106 ईस्वी से 138 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। कुषाण सत्ता का प्रमुख है दूसरा पेशावर से हटाकर मथुरा पहुंच गया। ये पूर्ण केंद्र कहाँ स्थापित कर दिया इसने, मथुरा। हुविष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु आदि देवताओं की आकृति उत्कीर्ण मिली है। उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद, कार्तिकेय की और विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां भी मिलती है, और शिवलिंग का जो जो वो मिलती है उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो इसने शैव धर्म के साथ साथ शैव मत के साथ वैष्णव मत को भी स्वीकार किया, दोनों को महत्व दिया इसने। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में, कुषाणों की जब हम बात करें तो कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई थी। तब छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय के लिए तांबे चांदी की मुद्राएं चलाई। तो जो मुख्य मुद्रा थी वो थी शुद्ध स्वर्ण मुद्रा थी, और छोटे व्यापारों के लिए तांबे चांदी के सिक्के भी चलाए थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण कालीन कला, संस्कृति और धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। कनिष्क बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आया, जिसके प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कनिष्क वैदिक धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आने से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के बारे में उससे जानकारी प्राप्त करने के बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कनिष्क के काल में कुंडलवना कश्मीर में चतुर्भुज संगीति आयोजित की गई। मैंने अभी बताया आपको, तो चतुर्भुज संगीति इसने आयोजित करवाई थी। त्रिपिटक पर टिकाएं लिखी, जो त्रिपिटक के त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक, वेदम पिटक, ये 3 ग्रंथों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है। उस पर टीकाएं लिखी गई, उसके बारे में उसका भावार्थ समझाया गया तथा उन्हें एक ग्रंथ महाविभास में संकलित किया गया। उन्हें एक ग्रंथ में संकलित कर दिया गया टीकाओं को, जो उसमें जो उसकी शिक्षाएं थी त्रिपिटकों में, उनको एक ग्रंथ में संकलित किया। उस ग्रंथ का क्या नाम था, महाविभास। महाविभास को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। जो महाविभास है उसमें बौद्ध धर्मों के सभी अच्छी चीज़ों को, सभी को शामिल कर लिया। उसमें बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथों का सार उसमें स्थापित किया गया है। बौद्ध धर्म संबंधी महत्वपूर्ण चीज़ों को उसमें सम्मिलित किया गया है, तो विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी। कुषाण जो शासक थे उन्होंने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी। कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल भी प्रारंभ किया। यानी कुषाण शासकों ने सबसे पहले मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की। सबसे पहले मंदिर के साथ बनाने मृत राजाओं की मूर्तियां बनाई और उन्हें देवकुल कहा गया। तो मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत भी कुषाणों ने भारत में की थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए कनिष्क सभी धर्मों का आदर करता था। कनिष्क एक महान शासक था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद भी सभी धर्मों का आदर करता था। उसके सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी और देवी देवता चित्र भी अंकित है। वो सभी धर्मों की बात मैं बता रहा हूँ, उसमें ईसाई जो भी धर्म है, यूनानी धर्म है, सब धर्मों का वो आदर करता था। उनकी जो सिक्के थे उनमें यूनानी देवी देवता के चित्र भी अंकित थे। कनिष्क साहित्य कलाकार से जाता था, मैंने बताया। कनिष्क ने 3 ग्रंथ खुद ने लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये उसने खुद ने लिखे थे। वो कला का आश्रय दाता था, खुद कला साहित्य प्रेमी था। उसकी राज्यसभा में बुद्ध चरित्र, शोधानंद काव्य, सूत्रालंकार, सारिपुत्र प्रकरण आदि के लेखक अश्वघोष, विद्वान अश्वघोष उसके दरबार में थे। शून्यवाद तथा सापेक्षवाद के प्रवर्तक प्रगाढ़ विद्वान नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, वो भी विद्वान उनके दरबार में थे। अन्य विद्वान पार्षद वसुमित्र भी रहते थे, चरक थे।
तो उसके दरबार में बहुत विद्वान थे। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के लेखक, चरक को भी कनिष्क ने आश्रय दिया था। उसके दरबार में जो चरक है आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं, वो भी कनिष्क के दरबार में आश्रय प्राप्त थे। कनिष्क के काल में 3 शैलियों का विकास हुआ। गांधार मूर्तिकला, मथुरा और अमरावती कला शैलियों का विकास उस समय हुआ था। सीमांत क्षेत्र गांधार में यूनानी प्रभाव के कारण बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवताओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होने की लगा। इसी वजह से गांधार कला को इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। जो गांधार जो क्षेत्र था भारत के नज़दीक था, उसमें यूनानी प्रभाव था। तो बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई इसमें यूनानी देवताओं प्रभाव दृष्टिगोचर होने के कारण इस कला को क्या कहा गया, इंडो ग्रीक। दोनों का मिक्स था इसके अंदर, तो इसे इंडो ग्रीक कला भी कहा गया, ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो 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 इसके अंदर जो जिसकी मूर्ति बनाई गई, विषय तो क्या था, भारतीय था, और कला क्या थी, यूनानी। इस वजह से इंडो ग्रीक कला ये। कुषाण शासकों के आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना करना। कुषाण शासकों ने सबसे पहले मध्य एशिया से व्यापार शुरू किया। पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित करना इनकी महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि मानी जाती है। इस समय हाथीदांत, सीप या मोती, रंग, नील एवं बहुमूल्य लकड़ी का आदि का व्यापार भारत से होता था। यानी सीप या मोती, रंग, नील की खेती की जाती है। लकड़ी जो इमारत लकड़ी होती है उनका व्यापार भी किया जाता था। मध्य एशिया से गुजरने वाला जो महत्वपूर्ण मार्ग है आज, व्यापारिक मार्ग है, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों जोड़ता था, यानी सिल्क मार्ग कहलाता था। इस कुषाणों का अधिकार था उस समय। जो सिल्क मार्ग था, महत्वपूर्ण साम्राज्य का जो व्यापारिक मार्ग था, उसको उसमें किसका अधिकार था उस समय, कुषाणों का। इसके अलावा इस काल में रबारिकम सिंधु के मुहाने पर जो बंदरगाह था, नदी के मुहाने पर, अरिका, मेंडू पूर्व तट पर, बेरीगाजा, भड़ोज आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह भी उस समय थे। तो व्यापार के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण था साम्राज्य, ये व्यापार को बहुत अधिक महत्व देते थे। ये जो मूर्ति गांधार कला की मूर्ति बताई गई है, ये सिक्के दे रखे हैं, सोने के सिक्के उस समय के। थैंक यू।